शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है। इस रेडियो पर जहां एक तरफ हम समुदाय से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए कार्यक्रम आपके सामने लेकर आते रहते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए भी हम कई कार्यक्रम यहां पर लेकर आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेघा बृजवाल, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के बतौर कार्यरत हैं और इनकी जानकारी का आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम। तो मेघा बृजवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर हेलो हल्द्वानी को। आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम के बारे में बताने जा रही हूँ। यह MEPS 501 के प्रथम प्रश्न पत्र का दूसरा यूनिट है। इससे पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, उसके विषय क्षेत्र के बारे में बता चुकी हूँ। तो आज हम उसका दूसरा यूनिट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम के बारे में बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम में जो पहला उपागम हम आज पढ़ेंगे वह है आदर्शवाद। आदर्शवादी जो उपागम है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 18वीं सदी में। 18वीं सदी में इसकी शुरुआत जो की थी वह वुड्रो विल्सन ने की थी। इस उपागम की शुरुआत 1776 की अमेरिकी और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही इसकी शुरुआत हुई थी। यह जो उपागम है, यह उपागम बल, संघर्ष और युद्ध का निषेध करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राज्य आपस में संघर्ष करते हैं, किसके लिए? राष्ट्रीय हित के लिए, तो यह उपागम बल, संघर्ष और युद्ध का निषेध करता है। साथ ही यह नैतिक साधनों से आदर्श विश्व की स्थापना पर बल देता है। यानी कि इस उपागम का यह मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो तमाम राज्य है, उनको आपस में जिसलिए संघर्ष हो रहा है, तो उस संघर्ष को युद्ध के द्वारा खत्म न करके नैतिक साधनों के द्वारा क्या करना चाहिए? आपस में सुलह करके, सहयोग करके उस युद्ध की स्थिति को समाप्त कर देना चाहिए। यानी कि यह नैतिक नियमों के पालन पर जोर देता है। साथ ही आदर्शवाद का यह भी मानना है, वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अराजक बताते हैं और यह भी कहते हैं कि इस अराजकता की स्थिति के लिए विश्व सरकार की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन यह जो आदर्शवादी उपागम है, यह उपागम असफल सिद्ध हुआ द्वितीय विश्व युद्ध से पहले। इसके असफल होने से ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तमाम राज्य, जितने भी तमाम विश्व में राज्य थे, उनके द्वारा इन सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। नतीजन क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने लगी। हिटलर और मुसोलिनी, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जर्मनी से हिटलर और इटली से मुसोलिनी थे। तो क्या किया इन्होंने? हिटलर ने पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया, तो साथ ही मुसोलिनी ने इथोपिया पर आक्रमण करके विश्व में अराजकता की स्थिति कायम कर दी। इस तरीके का नरसंहार होने लगा। तमाम राज्यों के बीच में संघर्ष की स्थिति ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति को ला खड़ा कर दिया था। तो यह जो आदर्शवादी उपागम था, यह उपागम क्या हुआ? असफल सिद्ध हुआ। तमाम राज्यों के द्वारा इस उपागम की अवहेलना की गई। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए या युद्ध की स्थिति को खत्म करने के लिए, युद्ध जैसी स्थिति न आए, तो इसीलिए किसकी शुरुआत हुई? यथार्थवादी उपागम की शुरुआत हुई। तो देखिए, यथार्थवादी जो यह विचारधारा है, जो यह उपागम है, इसकी शुरुआत होती है 18वीं और 19वीं शताब्दी में। 19वीं जो शताब्दी में नीत्शे ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। इस उपागम के बहुत सारे समर्थक हैं, जिनमें मैं नाम लेना चाहूंगी EH कार, क्विंसी राइट, मार्टिन राइट आदि आधुनिक जो विचारक थे, वह यथार्थवाद के समर्थक थे। अब
आदर्शवादी उपागम और यथार्थवादी उपागम, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। यहाँ हम कहें कि जो यथार्थवाद है वो आदर्शवाद का विरोधी है। राज्य को उच्चतम संस्था ये भी मानते हैं, पर जहां पर आदर्शवाद बताता है कि राज्यों के बीच में जो संघर्ष है उसे युद्ध के द्वारा समाप्त कर दिया जाना चाहिए, तो वहीं यथार्थवाद का कहना है कि ये जो राज्य हैं वो आपस में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, और ये जो संघर्ष है वो किसके लिए हो रहा है? राष्ट्रीय हित के लिए हो रहा है। तो यह संघर्ष की स्थिति हमेशा विद्यमान रहेगी। यह किसका कहना था? यथार्थवादी उपागम इसके बारे में बताता है। साथ ही जो यह यथार्थवाद है, यह दृष्टिकोण सुरक्षा तथा शक्ति के तत्वों पर भी विशेष बल देता है। विश्व के राष्ट्रों के बीच किसी न किसी रूप में संघर्ष तथा वैमनस्य बना रहता है, यह यथार्थवाद का कहना है। इसके साथ ही यह जो यथार्थवादी विचारधारा थी, यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हो गई थी? पुनः प्रतिष्ठित हो गई थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। यह जो दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण तर्क एवं अनुभव पर आधारित है। राजनीतिक जो यथार्थवाद है वह पूर्व मान्यताओं तथा अमूर्त आदर्शों के स्थान पर ऐतिहासिक घटनाओं को अपना आधार मानता है। इसमें तथ्यों और घटनाओं के वास्तविक स्वरूप के अध्ययन के पश्चात तर्क संगत निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? राजनीतिक यथार्थवादी सिद्धांत कहा जाता है। अगर मैं बात करूं आदर्शवाद की, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आदर्शवाद क्या था। आदर्शवाद कल्पनाओं पर ज्यादा उसका भरोसा था। ये कल्पना की खोज में ही ज्यादा रहते थे। यथार्थ जो स्थिति चल रही है इससे बिल्कुल दूर थे, जबकि जो यथार्थवादी उपागम है वो यथार्थ में, यानी कि विश्व में जो घटनाएं चल रही हैं इस पर ज्यादा फोकस है यथार्थवाद। तो इसकी विशेषताएं मैंने आपको बताई। अब मैं जो यथार्थवादी उपागम के जो समर्थक थे, जैसे मैंने आपको बताया E.H. कार, नीत्शे, तो इन्होंने यथार्थवादी उपागम को लाया, लेकिन इसको आगे ले जाने में जो श्रेय जाता है वो जाता है मार्गेनथाउ को। मार्गेनथाउ ने यथार्थवाद को आगे बढ़ाया, वैज्ञानिक ढंग से इसको प्रस्तुत करने में उनका अहम योगदान रहा। मार्गेनथाउ ने पॉलिटिक्स अमंग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस में यथार्थवाद की विस्तृत रूप से विवेचना की है। मार्गेनथाउ ने यथार्थवादी प्रतिमान को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण स्थान दिया है। साथ ही इन्होंने 6 सिद्धांत दिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण को लेकर इन्होंने 6 प्रमुख सिद्धांत दिए थे, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इन्होंने बताया कि राजनीति को प्रभावित करने वाले सभी वस्तुनिष्ठ नियमों की जड़ मानव प्रकृति है। इन्होंने बताया कि मानव प्रकृति जिसमें राजनीति के नियम सन्निहित हैं। इन्होंने कहा कि मनुष्य जिन नियमों के तहत कार्यकलाप करता है वे सार्वभौम है। राजनीति के वास्तविक रूप को समझने के लिए इन वस्तुनिष्ठ नियमों का होना आवश्यक है। यानी कि इनका कहना था कि जो मानव प्रकृति है वह स्वार्थी है, आपस में हमेशा संघर्षरत रहती है। मार्गेनथाउ का यह कहना था। तो उन्होंने कहा कि हमें मनुष्य के इन कार्यकलापों को, इन व्यवहारों को समझने की आवश्यकता है। इन्हीं को समझते हुए ही हम क्या कर सकते हैं? विवेकपूर्ण व तर्कसंगत कल्पना कर सकते हैं। विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत कल्पना से ही हम वस्तुनिष्ठ स्थिति एवं सत्य के अधिक नजदीक होंगे। यह किसका कहना था? मार्गेनथाउ का कहना था। उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हेतु एक वस्तुनिष्ठ सिद्धांत का निर्माण हम तभी कर सकते हैं जब हम तर्कसंगत कल्पना करेंगे। साथ ही जो उनका दूसरा जो सिद्धांत था, तो दूसरे सिद्धांत में मार्गेनथाउ ने शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय हितों की व्याख्या की है। मार्गेनथाउ ने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो तमाम देश हैं वो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए शक्ति के साधनों को आपस में जुटाने में रहते हैं। शक्ति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर वह राष्ट्रीय हितों
को बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। यह किनका कहना है? मार्गेंथाउ का कहना है। इनका जो तीसरा सिद्धांत है वह यह है कि जो राष्ट्रीय हित हैं वह परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। मार्गेंथाउ कहते हैं कि जो तमाम देश हैं विश्व में, तमाम राष्ट्र हैं, वह परिस्थितियों के अनुसार ही, यानी कि जनसंख्या या कुछ ऐसी स्थिति जब देशों के सामने आ जाती है, चाहे वो अभी कोरोना काल की स्थिति हो या युद्ध जैसी स्थिति हो, तो इन स्थितियों के आने से ही प्रत्येक जो राष्ट्र है वो क्या करते हैं? अपने राष्ट्रीय हितों में, विदेश नीतियों में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। तो इनका कहना है कि राष्ट्रीय हितों का निर्माण परिस्थितियों के हिसाब से किया जाता है। उनका जो चौथा सिद्धांत है वह यह कहते हैं, यथार्थवादी मानते हैं कि नैतिकता का जो महत्व है वह बहुत ही ऊंचा है, पर यथार्थवादी यह भी मानते हैं कि राज्यों के कार्यों में कोई सार्वभौमिक नैतिकता का पालन नहीं हो सकता, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास है कि अमूर्त तथा सर्वमान्य स्वरूप के रूप में उन्हें राज्य के कार्यों में लागू नहीं किया जा सकता। मार्गेंथाउ का मानना है कि विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है और नैतिक नियमों का पालन विवेक और उसके परिणाम पर करना चाहिए। यानी कि इनका कहना यह है कि कभी कभी राष्ट्र के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां पर उन्हें अपने राष्ट्र के हित को सबसे आगे रखना पड़ता है। राष्ट्रीय हित ही एक राष्ट्र के लिए सबसे अहम है, तो उसकी अस्तित्व की रक्षा के लिए कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि उन्हें नैतिकता को दूर रखकर विवेक से निर्णय लेने पड़ सकते हैं। पांचवा जो सिद्धांत है वह सिद्धांत कहता है कि किसी भी राष्ट्र के नैतिक मूल्य सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों से भिन्न होते हैं। यानी कि नैतिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने देश के हितों को बलिदान कर देने वाला व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से बुद्धिमान नहीं हो सकता। देश के हितों की रक्षा करना ही राष्ट्र का प्रथम कर्तव्य है। तो ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आनी चाहिए कि जहां पर हम अपने राष्ट्रीय हितों को बलिदान दे रहे हैं और नैतिक नियमों, जो सार्वभौमिक नैतिक नियम पूरे राष्ट्र के लिए बनाए जा रहे हैं, उनका अनुसरण किया जाए। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्रीय हितों को अनदेखी की जाए। यह पांचवा सिद्धांत बताता है। जो अंतिम सिद्धांत है मार्गेंथाउ का, तो वह सिद्धांत यह है कि मार्गेंथाउ यह चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त विषय दिया जाए, एक स्वतंत्र विषय बना दिया जाए, उनका एक अलग तरीके से अध्ययन किया जाए। वह राजनीति की स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा बल देते थे। तो वह यही चाहते थे कि राजनीति के विभिन्न स्वरूप में, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न स्वरूप में से एक है, तो उसकी अलग तरीके से उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। यह उनका अंतिम सिद्धांत था। लेकिन इन तमाम 6 सिद्धांतों में कुछ कमियां भी रही। इन कमियों के बावजूद ही बहुत सारे लोग, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी, जैसे स्टैनले हॉफमैन थे, तो इन्होंने मार्गेंथाउ का जो यथार्थवादी जो 6 सिद्धांत दिए थे, इन 6 सिद्धांतों की उन्होंने आलोचनाएं भी की, क्योंकि उन्होंने देखा कि मार्गेंथाउ का जो प्रथम सिद्धांत है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कि वो बताते हैं कि मानव का जो स्वभाव है वह स्वभाव क्या है? स्वार्थी है। तो वो केवल एक पक्ष को देखते हैं, जबकि मानव का जो स्वभाव है वह स्वार्थी के साथ साथ सहयोग की भी उसमें गुण रहता है। मनुष्य में स्वार्थ के साथ साथ सहयोग का भी गुण विद्यमान रहता है। तो केवल जो मार्गेंथाउ थे, उन्होंने मनुष्य के केवल स्वार्थी गुण को ज्यादा जोर दिया है, जबकि सहयोग की स्थिति को उन्होंने पूरी तरीके से दूर किया। तो वो कहते हैं कि मनुष्य में स्वार्थी के गुण के साथ साथ सहयोग का भी गुण है। यानी कि राज्यों में केवल संघर्ष ही नहीं रहता, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम युद्ध की स्थिति को नकार करके सहयोग अपनाकर युद्ध की स्थिति को, या देश में जो स्थिति बन रही है उसको क्या कर सकते हैं? हम समाप्त कर सकते हैं सहयोग के द्वारा।
वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जो परिस्थितियां हैं वह परिस्थितियां भी बहुत तरीकों से परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि तमाम जो देश हैं वह संधि समझौते के द्वारा अपने परिस्थितियों को देखते हुए आपस में क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, संधि करते हैं, इसके द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों में भी परिवर्तन करते हैं। जबकि मार्गेंथाउ का क्या कहना था? मार्गेंथाउ का कहना था कि राष्ट्रीय हित के बारे में सर्वसम्मति होती है, यानी कि तमाम देश जो राष्ट्रीय हित के बारे में सर्वसम्मति रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक जो देश है वह अपने भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधनों, औद्योगिक क्षमताओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण क्या करते हैं, अपने राष्ट्रीय हितों में भी परिवर्तन करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, मार्गेंथाउ के द्वारा दिए हुए जो यथार्थवादी सिद्धांत थे उनकी क्या की, आलोचना की। तो देखा जाए तो मार्गेंथाउ जो थे उन्होंने मनुष्य को स्वार्थी बताया और राज्यों को शक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में लगे हुए बताया। लेकिन अंत में उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग नेशन, उसमें उन्होंने अंत में यही बताया कि राजनय यानी कि कूटनीति ही सबसे उचित रास्ता है विश्व के देशों के बीच में संघर्ष है उस स्थिति को समाप्त करने के लिए, कि तमाम देश कूटनीति के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, उस स्थिति को खत्म कर सकते हैं। ऐसा मार्गेंथाउ का भी कहना था। देखिए, आज हमने आदर्शवाद और यथार्थवाद को पढ़ा। आदर्श और यथार्थवाद में क्या अंतर था इसको समझा। जो मार्गेंथाउ थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने आदर्शवाद और जो वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांत है, सिद्धांतों की स्थापना के बीच एक सेतु का काम करने का कार्य किया मार्गेंथाउ ने अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण से। तो आज मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो आदर्शवादी उपागम हैं और जो यथार्थवादी उपागम है, मार्गेंथाउ के द्वारा यथार्थवाद को लेकर जो 6 सिद्धांत दिए हैं, उन 6 सिद्धांतों की आलोचनाएं और उनका मूल्यांकन आपको बताया है। धन्यवाद।